नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन आज दोनों सदन में शुरू होगी आम बजट समेत जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए बजट पर चर्चा। वहीं विपक्ष भी अपनी रणनीति के साथ तैयार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, सेना का एक जवान भी घायल। सेना ने की इलाके की घेराबंदी, ऑपरेशन जारी। किसान आंदोलन से जुड़े मामले में शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला। हरियाणा सरकार ने दी है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान जताया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी आज से भारत के 2 दिवसीय दौरे पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर करेंगे चर्चा। इथियोपिया में आए भयानक भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 229। राहत और बचाव अभियान जारी। और भारत ने महिला T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। अंतिम ग्रुप मुकाबले में नेपाल को 82 रनों से हराकर जीत की हैट्रिक। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। संसद के दोनों सदन में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू होगी। इसके साथ ही संसद में जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए बजट पर भी आज दोनों सदनों में चर्चा होगी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 से 25 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट रोजगार का सृजन करने वाला इसे बताया था। उन्होंने कहा कि ये बजट भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाने में मदद करेगा। इस बजट में विकास की 9 प्राथमिकताएं रेखांकित की गई हैं। मोदी सरकार के इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने बजट में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे पूर्व के राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की गई है। और वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद दूरदर्शन समाचार से विशेष बातचीत की। उन्होंने बताया कि बजट भाषण में किसी राज्य का जिक्र न होने से ये मतलब कतई नहीं है कि उस राज्य के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ राज्य में खनिज ज्यादा है तो किसी राज्य के विकास के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इसीलिए उनका जिक्र किया गया। ये प्रश्न पूछा गया कि वेस्ट बंगाल का जिक्र नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? बंगाल को कोई कुछ नहीं मिलेगा क्या? जरूर गलत बात है। फोकस फॉर डेवलपिंग दी स्टेट्स आर बिकॉज दे मिनरल रिच, दे ऑल्सो नीड इंडस्ट्री। Full three-phase power is not available in some of the pockets within those places. उन सब का पावर पहुंचाएंगे और अच्छा सड़क, अच्छा एक सी पोर्ट के साथ उनको जोड़ना चाहिए, क्योंकि लैंड लॉक्ड है। एक्सेप्ट बंगाल एंड उड़ीसा, वो सब लैंड लॉक्ड स्टेट्स है। उनको हम जोड़ना चाहिए पोर्ट के साथ, और इस रास्ता बनाना चाहिए अच्छा। और इस बीच में वाटर वेज का भी इंप्रूव करना है हर एस्पेक्ट में, क्योंकि विकसित भारत अचीव हम करना है तो हर राज्य का भविष्य अच्छा रहना चाहिए, उनमें अच्छा एंडोमेंट्स भी होना चाहिए। और वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि आज किसानों को खेती में नवाचार और रिसर्च की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों को सरकार 109 किस्म की उन्नत और मौसम की मार को झेलने वाले बीज प्रदान करवाएगी। Kisan today requires high quality seeds, better inputs, and for that good research with which we can. I made one announcement also in this budget, 109 varieties of seeds, both for field crops and also for horticulture. And also the plant.
और आइए अब सीधे चलते हैं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद के नई दिल्ली स्थित आवास पर, जहां इस समय वो एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सीधे वहां का रुख करते हैं। To lead to the conclusion that results of the examination stands vitiated or there was a systematic breach in the sanctity of the examination. इसका क्या मतलब हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई सिस्टमैटिक लीक नहीं था और एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी, एग्जामिनेशन की ईमानदारी, एग्जामिनेशन का जो पूरी पवित्रता होती है वो डिस्टर्ब नहीं हुई थी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले के 4 दिन तक सुनवाई के बाद कहा। देश के सामने कुछ तथ्यों को रखना जरूरी है। लगभग 23.5 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा में आवेदन दिया था और बैठे थे। 23.5 lakh students took part in the NEET examination of 2024. ये एग्जामिनेशन 571 सिटीज में 4,750 सेंटर्स पे हुआ था। दिस एग्जामिनेशन was conducted in about 571 cities at 4,750 centers. खुद सरकार की ओर से सीबीआई इंक्वायरी दे दी गई थी। सीबीआई की ओर से आरंभिक अपने इन्वेस्टिगेशन में बताया गया कि हजारीबाग और पटना और एक आध जगह और मिलाकर करके 155 कैंडिडेट के बारे में शिकायत आई है और 155 उम्मीदवारों का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है। और जो इन सभी 155 कैंडिडेट्स के मार्क्स की तुलना की गई तो सिर्फ एक को 570 मार्क्स आया था, जो रिस्पेक्टेबल मार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने 22, 23 और 24 के एग्जामिनेशन के सारे रिजल्ट्स को एग्जामिन भी किया और ये पाया कि कोई इसमें एनोमली एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं पाई गई। जो पहले के रिजल्ट होते थे उसी के अनुसार ये भी रिजल्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई आवश्यकता नहीं है दोबारा परीक्षा कराने की, क्योंकि इसके कारण बहुत केओस होगा, बच्चों का सेशन गड़बड़ होगा। जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है उनका भविष्य अंधकार में जाएगा। जो एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन के बच्चे हैं उनको परेशानी होगी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे परीक्षा को कैंसिल नहीं करेंगे और उन्होंने सरकार की बात को मान लिया और कहा कि आप काउंसलिंग करिए। आई रिपीट, द सुप्रीम कोर्ट फाउंड no material irregularity to order the cancellation of the entire examination. 23.5 lakh students were there, nearly 571 cities and 4,750 centers. तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई है ना। अब हम कुछ बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं। इस पूरे मामले में सीबीआई इंक्वायरी किसने ऑर्डर की? भारत सरकार ने की। ईमानदारी से जांच हो रही है, किसके प्रयास से हो रही है? भारत सरकार के प्रयास से हो रही है और सीबीआई ईमानदारी से जांच कर रही है। लोग पकड़े जा रहे हैं। 155 उम्मीदवार जिनके बारे में शिकायत आई उनकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी गई है और उनको दोबारा परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, इसकी भी तैयारी चल रही है। तो इतनी ईमानदारी से जब काम हुआ है तो राहुल गांधी
ये क्या चिल्ला रहे थे, जो बार बार फ्रॉड और क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो क्या भारत के परीक्षा की सैंक्टिटी को आप भारत ही नहीं दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं? क्योंकि भारत की एग्जामिनेशन सिस्टम अपने बच्चों के लिए ठीक से परीक्षा नहीं करा सकती है। कांग्रेस के रिजीम में कितनी बार पेपर लीक हुआ? कभी इस तरह की कार्रवाई हुई थी क्या? अखिलेश यादव के समय में कितनी बड़ी संख्या में पेपर लीक यूपी में हुआ था। अब तो यूपी में गैंगस्टर एक्ट भी लगाने की बात हो रही है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार के ही प्रयास से पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ा कानून बना या नहीं बना है, जिसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होगी। तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? In the wake of the conclusive finding of the Supreme Court, there is no material irregularity warranting a cancellation of the examination. It is confined to only 2 centers in Patna and one outside. Patna means Hazaribagh and Patna. Will you apologize? राहुल गांधी देश के बच्चों को और भारत की साख को क्यों बदनाम करते हैं? बार बार होमवर्क करते नहीं, चीजों को समझने की कोशिश करते नहीं, किसी ने चिट दे दिया और लगते हैं भारत की छवि को खराब करने। ये ठीक नहीं है। पार्टी की ओर से हम बहुत भर्त्सना करते हैं विपक्ष के रवैये की, और विशेष रूप से राहुल गांधी के रवैये की। जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने में देश में परीक्षा के खिलाफ अविश्वास का माहौल बनाया, वो राजनीति करें लेकिन देश को कमजोर न करें। और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देकर राहुल गांधी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर नहीं भारत की छवि खराब की, बल्कि भारत की परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ अविश्वास बनाने का काम किया, जो बहुत ही गलत है। मैं बहुत इनकी भर्त्सना करता हूं और ये बहुत संतोष की बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है और काउंसलिंग शुरू होगी और बच्चों का भविष्य ठीक हो गया। धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? जब राहुल गांधी क्वेश्चन आवर में उनको बोलने का मौका दिया गया, वो कह रहे थे तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। नीट वाले मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है, उसको लेकर ये यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और राहुल गांधी पर इन्होंने तंज कसा। राहुल गांधी जिस तरह से सदन में और सदन के बाहर जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही थी नीट को लेकर, उस पर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार लगातार इस पर अग्रसर होकर काम करती हुई नजर आई है। सीबीआई ने जिस तरह से कार्रवाई की उसमें तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है और टफ एक्शंस यहाँ पर लिए गए हैं जो सरकार के द्वारा लिए जाने हैं। तो ऐसे में इसको लेकर यहाँ पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो हम आपको दिखा रहे थे। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रात से ही मुठभेड़ जारी है। एनकाउंटर के बीच सुरक्षा बलों के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। वहीं मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। ये आतंकी मुठभेड़ कुपवाड़ा की लोलाब घाटी के त्रिमुखा टॉप पर जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को उस समय घेर लिया जब वो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के पास जंगल में भागने की कोशिश कर रहे थे। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और ऑपरेशन अभी भी जारी है।
तो इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और ऑपरेशन लगातार जारी है। सलमान काजी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सलमान, सबसे पहले तो अपडेट दीजिए, अभी ताज़ा जानकारी क्या मिल पा रही है? सुबह से ही आप इस पर बने हुए हैं और रात से ये जो मुठभेड़ जारी है इसमें एक आतंकी को भी मारे जाने की खबर सामने आई है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट? अभी तक हमारे पास जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है इस ऑपरेशन में अब तक, और एक एनसीओ हैं जो इंजर्ड हुए हैं। और बताया जा रहा है कि ये एक अभी जो लेटेस्ट हमारे पास रिपोर्ट पहुंचे कि जो एनसीओ ही हैज कम टू द इंजरी। तो ये एनकाउंटर जो है वो कल से चल रहा है। वहाँ पे पुलिस की पार्टी गई थी एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने के लिए, तो उन पे फायरिंग की है। उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। कुछ देर तक कल शाम को फायरिंग चली, फिर रुकी क्योंकि अंधेरा काफी ज्यादा था। फिर आज सुबह से फिर से फायरिंग स्टार्ट हुई है और अभी भी चल रही है। और इस फायरिंग के नतीजे में अब तक जो हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट हैं कि इसमें आर्मी के एक जो एनसीओ है उनकी मौत हुई है और उसके साथ साथ एक मिलिटेंट है वो मारा गया है। सलमान, ऐसे में क्या आतंकियों की संख्या पता चल पाई है? क्योंकि एक आतंकी तो मारा गया है और बाकी आतंकी कितने हैं, क्या उनके बारे में कोई संख्या, कोई आंकड़े सामने आए हैं? नहीं, अभी तक हमें कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली है या किसी सिक्योरिटी ऑफिशियल ने हमें अब तक कुछ ऐसा शेयर नहीं किया है कि इसमें कितने लोग प्रयोग हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की जिससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में शहीद जवान हाथरस के सुभाष का पार्थिव शरीर आज शाम तक अपने पैतृक गांव पहुंच जाएगा। राजौरी में पेट्रोलिंग करते समय आतंकवादियों ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें सुभाष और अन्य साथियों के साथ वहां पर बुरी तरह से घायल हो गए थे। अस्पताल में उपचार के दौरान वो शहीद हो गए। करीब 10 बजे फ़ोन आया था सीओ साहब का, तो उन्होंने बताया कि हमारा भाई जो शहीद हो गया, 7 तारीख को हुआ वो जुलाई को। और वहीं लखनऊ में यूपीएसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। लड़कियों की अश्लील इमेज बनाकर इंस्टाग्राम समेत तमाम सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी साइबर क्रिमिनल रब्बानी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ द्वारा पकड़ा गया अभियुक्त रब्बानी जनपद बाराबंकी का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी के पास से लड़कियों के चैटिंग के स्क्रीनशॉट और लड़कियों के अश्लील फोटो सहित कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। रब्बानी के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा और पंजाब के बीच स्थित शंभू बॉर्डर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट आज फैसला करेगी कि किसान आंदोलन से जुड़े मामले में शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं। इससे पहले कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बैरिकेडिंग हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। पिछली सुनवाई में हरियाणा सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय मांगा था, जिसके बाद सुनवाई को आज के लिए स्थगित कर दिया गया था। शंभू बॉर्डर अवरुद्ध होने के कारण अंबाला के छोटे बड़े व्यापारी समेत आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गौरतलब है कि शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। साथ ही किसानों और पुलिस के बीच टकराव भी हो चुका है। बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसानों को ये आंदोलन 13 फरवरी से चल रहा है। वहीं किसान अपनी कई मांगों के साथ दिल्ली कूच करने के लिए यहां एकत्र हुए और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कंक्रीट की दीवार से बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। कैश फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पिछले साल जून में कैश फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किया था। हालांकि सेंथिल बालाजी ने जमानत देने से इनकार करने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 22 जुलाई को खाते में जमा धनराशि पर दलील दी गई। कहा गया कि 2013 से 2021 तक उनके बैंक अकाउंट में जमा 1.34 करोड़ रुपए की धनराशि कृषि से होने वाली आय और विधायक के वेतन से है।
मॉनसून की बात करें तो दिल्ली एनसीआर और आसपास के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गंगा के मैदानी भागों में भी अगले 2 दिनों में बारिश का प्रसार बढ़ने का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों में सामान्य वर्षा होने की संभावना जताई गई है। और वहीं दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही जबरदस्त बारिश हो रही है। एक तरफ जहां बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने निगम बोध घाट पर जलभराव के कारण यातायात डायवर्जन की सलाह जारी की है। गुजरात में द्वारिका के खंभालिया तालुका में भारी बारिश के कारण एक 3 मंजिला मकान ढह गया। मलबे में दबने के कारण 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई। एनडीआरएफ की टीम ने युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चलाकर तीनों शव बरामद किए हैं। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। कानून व्यवस्था पर सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं। इसके अलावा कांग्रेस आज प्रश्नकाल में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव भी लाएगी। इसके साथ ही आज प्रश्नकाल में गृह, स्वास्थ्य और पंचायत विभागों के सवाल की ओर ध्यान आकर्षण करेंगे। वहीं ध्यान आकर्षण में सहकारी समिति में अनियमितता का भी मामला सामने आएगा। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत आज सदन में पीडीएस के गड़बड़ी का मुद्दा उठाएंगे। और आइए अब देखते हैं खबरें कारोबार जगत से फटाफट अंदाज में। त्योहारी सीजन से पहले ड्यूटी में कटौती से सोने के खरीदारों को मिली राहत। बजट में कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को आधे से अधिक घटाकर 15% से 6% करने के फैसले के बाद सोना 5,900 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 7,600 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ सस्ता। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए 2024-25 के बजट एलोकेशन में 52% की वृद्धि। 2023-24 का संशोधित अनुमान 14,421 करोड़ 25 लाख रुपए की तुलना में लगभग 21,937 करोड़ रुपए। बजट आवंटन में बढ़ोतरी से भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम होगा मजबूत। सीमा शुल्क में 5% की कटौती से इंपोर्टेड फोन होंगे सस्ते। बजट में मोबाइल फोन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 15% हुई। गूगल पिक्सल या आईफोन प्रो खरीदने पर 7,000 रुपए और 15,000 रुपए के बीच होगी बचत। प्रस्तावित बजट के बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलेगा ज्यादा भुगतान। जीवन बीमा पॉलिसी भुगतान पर टीडीएस 5% से घटाकर 2% होगा। अधिनियम की धारा 194 डीए के तहत प्रस्ताव। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स हुआ खत्म। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से बढ़ेगी स्टार्टअप को फंडिंग। पैन के दुरुपयोग और डुप्लीकेशन को रोकने के लिए बजट में प्रस्ताव। आईटीआर में आधार के बदले आधार नामांकन आईडी नहीं की जाएगी स्वीकार। आधार संख्या आईटीआर में आधार, पैन आवेदन के स्थान पर आधार नामांकन आईडी बताने की अनुमति देने वाले प्रावधानों को बंद करने का प्रस्ताव। संशोधन 1 अक्टूबर 2024 से होगा लागू। एनआरआई को लिस्टेड इक्विटीज जैसे एसेट के कैपिटल गेन पर देना होगा ज्यादा टैक्स। 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद किए गए ट्रांसफर पर लागू होगी नई कर दरें। निवासी और अनिवासी के टैक्सेशन स्ट्रक्चर में समानता लाने का उद्देश्य। और वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर डेविड लैमी का नई दिल्ली पहुंचने पर स्वागत किया है। दक्षिणी इथियोपिया के गेजेगोफा जिले में भारी बारिश के कारण सुबह घातक भूस्खलन हुआ, जिसके बाद भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 229 हो गई है, जिसमें 148 पुरुष और 81 महिलाएं शामिल हैं। बचाव प्रयासों के लिए इथियोपियाई रेड क्रॉस एसोसिएशन और पड़ोसी क्षेत्रों और क्षेत्रों के पेशेवर वर्तमान में पीड़ितों की मदद के लिए घटनास्थल पर मौजूद हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।